आप आ जाइए आ जाइए आ जाइए। बस लास्ट टॉपिक है हमारा एसए 220 का और फिर हमारा एसए 220 हो जाएगा फिनिश। ओके, चैप्टर में 11 में हमने एसए पढ़ना शुरू किया था। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स थे और सारे एलिमेंट्स बच्चों अभी तक हमने जो है वो कवर कर लिए थे। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने बचा के रखा था और वो कौन सा था? कम ऑन टेल मी, जल्दी बोलिए। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाला, राइट। अब ये एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के एलिमेंट में है क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को और इग्नोर कर दीजिए सारी चीजों को 2 मिनट के लिए और सिर्फ इतना सा है, दैट्स इट, इतना सा ही पढ़ना है। तो पहले तो बच्चों ने क्या किया है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया। नंबर 1, पहले सिर्फ जेनरिक एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया। फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक बात बताई कि भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू किसका कराना चाहिए, उसके अंदर एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और तीसरा पॉइंट जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे जो है वो किया है। मैं आपको फिर से बोल देता हूं, इस पूरे एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाले एलिमेंट में जो एसए 220 का है, इसके अंदर आईसीआई ने आपको 3 पार्ट्स बना के दे दिए हैं। पहले पार्ट में ईपी की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई है एंगेजमेंट को लेके। ईपी कौन है बेटा? एंगेजमेंट पार्टनर है, कई बार क्लास में बात हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि ईपी की ईक्यूसीआर को लेके, ये क्या होता है? एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेके, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। और फिर जाते जाते ये बताते हैं कि भाई आप लोगों को अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो क्या करना चाहिए, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज पर एसए 220। बस ये 3 पार्ट्स आपको पढ़ने हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं जेनरिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं बेटा तो कुछ भी नहीं है। ईपी रिस्पॉन्सिबल है ताकि किसके लिए? कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद पीएसआरएल, इशू ऑफ रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर सर्कमस्टेंस। 3 चीजें नहीं ऐड कर दी। रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट बिफोर इशू ऑफ रिपोर्ट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर कंक्लूजन एंड इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। हाँ जी, इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बस बात खत्म। तो जेनरिक बातें बताई इन्होंने कि भाई एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में एंगेजमेंट पार्टनर किस किस लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सिंपल बातें हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है किस लिए? सबसे पहले तो कंडक्ट ऑफ एंगेजमेंट एज पर पीएसआरएल, इशू ऑफ रिपोर्ट एप्रोप्रिएट एज पर द सर्कमस्टेंस। फिर 3 एक्स्ट्रा बातें, डॉक्यूमेंट रिव्यू बिफोर द रिपोर्ट इज इशूड, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। खत्म, बस फिनिश। आ जाओ जी। देन इसके बाद और किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसल्टेशन के लिए। कंसल्टेशन ऑन व्हाट? जो भी डिफिकल्ट मैटर्स आए ड्यूरिंग द ऑडिट, उस पे कंसल्टेशन के लिए एंगेजमेंट पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है। ज्यादा आपको बताया ही नहीं है, बस बोल दिया कि कंसल्टेशन आप कहां से ले सकते हैं? विद इन द फर्म भी ले सकते हैं और आउटसाइड द फर्म भी ले सकते हैं। हाँ जी, विद इन द फर्म भी ले सकते हैं और आउटसाइड द फर्म भी ले सकते हैं। सुनिए, लिस्टेड एंटिटी की अगर मैं बात करता हूं, लिस्टेड एंटिटी और साथ में वो एंटिटीज जिनके लिए फर्म ने डिसाइड कर लिया है कि एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना है। याद कीजिए हमने इस पे क्या चर्चा की थी कि भाई एक तो लिस्टेड एंटिटी के केस में एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है और दूसरा फर्म जो है वो अपना क्राइटेरिया बना सकती है कि हमारे कौन से क्लाइंट्स का जो है ईक्यूसीआर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होगा ही होगा। टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया, याद आ रहा है? मैं फिर से बोलता हूं, एक तो लिस्टेड एंटिटी का ईक्यूसीआर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है। सर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता क्या, बताओ ना। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ये जो ऑडिट हुआ है ये एज पर पीएसआरएल हुआ है नहीं हुआ है, ये जो रिपोर्ट इशू हो रही है बन रही है, जो रिपोर्ट अभी तक बनी है ये एज पर दी ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है। बस एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू का एक प्रोसेस है जिसमें एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर आता है। वो फर्म का भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है, आपके लिए बस इतना बहुत है, वो फर्म का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है और चेक करता है। क्या चेक करता है? कि भाई आपका एंगेजमेंट एज पर पीएसआरएल है या नहीं और आप जो रिपोर्ट इशू करने वाले हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। ओके, आपको ये डेफिनेशन भी बताई नहीं गई है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी है। आइए तो फिर से जरा देखिए किस किस का होता है ईक्यूसीआर। बहुत सिंपल है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। एक तो लिस्टेड एंटिटी के केस में ईक्यूसीआर जरूर होगा और साथ साथ में ऐसी एंटिटीज का जिसके लिए फर्म डिसाइड कर ले, कम ऑन, ऐसी एंटिटीज का जिसके लिए फर्म अपना कोई क्राइटेरिया डिसाइड कर ले, फॉर एग्जांपल टर्नओवर बेस्ड क्राइटेरिया डिसाइड कर ले, उस केस में, ऐसे केसेस में जिनका ईक्यूसीआर होना है, ईपी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नंबर 1, ईपी हैज टू मेक इट श्योर कि ईक्यूसीआरआर अपॉइंटेड है। एंगेजमेंट पार्टनर को ये श्योर करना है कि भाई एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर जो है वो अपॉइंट हो चुका है।
अच्छा, उसके बाद उसने डिस्कशन करना है एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर से। एंड फाइनली ये बात ध्यान रखनी है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डालेगा जब तक EQCR हो ना जाए। ये बात हमें पहले ही पता था। ये हॉट रिव्यू तभी बोलते हैं क्योंकि जब तक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो नहीं जाएगा तब तक हम लोग जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डाल सकते हैं। ओके, फिर से बताता हूं इस वाले पार्ट में क्या पढ़ा। सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं बच्चों हम लोग, सेकंड पार्ट पे चल रहे हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है, बस सबसे पहले तो किसका एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होता है, सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड एंटिटीज का, या फॉर द एंटिटीज फॉर विच फर्म हैज डिसाइडेड एज पर देयर इंटरनल क्राइटेरिया। ओके, तो इन दोनों के केस में क्या होना था, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना था। यहाँ पे एंगेजमेंट पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंगेजमेंट पार्टनर की बिल्कुल सिंपल सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नंबर 1, डिटरमाइन वेदर EQCRR engagement quality control reviewer has been appointed. Number 2, discuss matters with the engagement quality control reviewer. And number 3, don't issue the report before the completion of engagement quality control review. आई बस खत्म। तीसरा पार्ट तो बहुत ही आसान है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में क्या है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस किस के बीच में आ सकता है, एंगेजमेंट टीम में हो सकता है, जिससे कंसल्ट किया उससे हो सकता है, या फिर एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में हो सकता है। फिर से सुनिए मेरी बात को, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किन के बीच में आ सकता है, एंगेजमेंट टीम के बीच में आ सकता है, जिनसे आपने कंसल्ट किया था उनके लिए आ सकता है, और साथ साथ में आपका एंगेजमेंट पार्टनर और एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर के बीच में आ सकता है। क्या बोला गया है आपको इंटरमीडिएट लेवल पे, कैसे रिजॉल्व करना है आपने इनको, बहुत सिंपल सी बात है, फॉलो फर्म्स पॉलिसी, कम ऑन, फॉलो द फर्म्स पॉलिसी फॉर डीलिंग एंड रिजॉल्विंग विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बस बात खत्म। इतना बोल के छोड़ दिया है आपको बच्चों। इंटरमीडिएट लेवल पे बहुत ही प्यार से SA 220 से बाहर निकाल लिया गया है, बहुत लिमिटेड नॉलेज आपको दी गई है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे आपको सिर्फ इतना बोला है कि सुनो मेरी बात, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है, किसके बीच में आ सकता है, एंगेजमेंट टीम के बीच में आ सकता है, जिनसे कंसल्ट किया था उनसे और आपके बीच में आ सकता है, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर और एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में आ सकता है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए तो क्या करो, फॉलो फर्म्स पॉलिसी फॉर डीलिंग एंड रिजॉल्विंग। डन, आ जाइए। अब आप बोलोगे सर बुक में दिखाओ, तो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये रहा, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू वाला पॉइंट ये रहा, राइट। और उसमें ना उसके बाद ये बल्कि मैंने आपको डिटेल में दे दिया था, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसको कंप्लीटली आप लोग इग्नोर कर दीजिए। बस आपको सीधा मेरे नोट से पढ़ना है, और ये जो मैंने हैंड रिटन नोट्स दिए इससे पढ़ना है, और रिवीजन वीडियो देख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, राइट। तो ये रहा हमारा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, सिर्फ और सिर्फ 3 पार्ट में इसको बांट दीजिए और इसी तरीके से इसको पढ़ लीजिए। आप जब ICA का स्टडी मैट देखेंगे बच्चों तो आपको यही दिखेगा। मैं आपको ले चलता हूँ ICA के स्टडी मैट में। ICAI बुक ये लीजिए, आ गए हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा है, ये हमारा 11। लीजिए बच्चों प्लीज देखिए, अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में सिर्फ यही टॉपिक्स दिखेंगे जो मैंने आपको अभी भी पढ़ाए हैं। ये देखिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, जिसमें एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी है, राइट, यहाँ तक। फिर ये सेकंड पार्ट हो गया एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू को लेके, और ये थर्ड पार्ट हो गया डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेके। मैंने उसी से आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे शॉर्ट नोट्स बना के इसे कंप्लीट कर दिया है। डन, चलिए उसकी रिवीजन वीडियो देता हूँ और हमारा चैप्टर फिनिश पक्के वाला एकदम फुल ऑन। ऑल द बेस्ट।